हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल। और उससे पहले देखेंगे कि आज के एडिटोरियल में कौन कौन से नए वर्ड्स मिलेंगे आपको। पहला शब्द आपको दे रखा है केव इन। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब किसी वर्ब के साथ में आप प्रेपोजिशन लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो केव इन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कंसीड, या फिर आप कह सकते हैं यील्ड। मीन्स आत्मसमर्पण करना या घुटने टेक देना। क्या मतलब बताया मैंने? आत्मसमर्पण करना या फिर घुटने टेक देना। दूसरा है मस्टर। वैसे मस्टर कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है अगर वर्ब के रूप में आए तो। इस एडिटोरियल में इस वर्ड का प्रयोग किया गया है नाउन के रूप में। इसका मतलब है ग्रुप, समूह को बोलते हैं। आप ग्रुप कह दें, बॉडी कह सकते हैं, फ्लॉक कह सकते हैं। तो ये मस्टर का मतलब है। तीसरा शब्द आपको दे रखा है शेल आउट, और इसे भी आप फ्रेजल वर्ब कहेंगे क्योंकि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन है। तो ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है पे करना, भुगतान करना। ठीक है, या फिर स्पेंड करना कह सकते हो, खर्च करना। नेक्स्ट रेपरेशन। रेपरेशन का जो एंड है वो TION से है, और जब भी आपको ये सफिक्स मिलता है TION तो मानकर चलिए उसका मतलब नाउन है। तो ये नाउन हुआ। रेपरेशन रिपेयर से बनता है, इसका मतलब होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन मीन्स मुआवजा कह सकते हो, या फिर अमेंड्स कहा जा सकता है। ठीक है। ग्लेशियल, ग्लेशियल एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका मतलब है वेरी स्लो, बहुत ही धीमा। जैसे ग्लेशियल प्रोग्रेस कहें, अगर कोलोक्वियल यूज करें ग्लेशियल प्रोग्रेस, तो इसका मतलब होगा बहुत ही स्लो प्रोग्रेस। एनश्राइन ये एक वर्ब है। इसका मतलब है प्रिजर्व, या फिर प्रोटेक्ट, या फिर कीप। मतलब जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रखना कह सकते हो, समाहित करना कह सकते हो, संरक्षित करना कह सकते हो। ये सब मतलब होंगे एनश्राइन के। और एक वर्ड है एमिसरी। एमिसरी एक नाउन है। इसका मतलब कह सकते हो आप डिप्लोमेट। डिप्लोमेट, या फिर आप इसे कह सकते हो एनवॉय। मतलब राजनयिक या एम्बेसडर जो होता है, दूत जो होता है, किसी भी देश का एक रिप्रेजेंटेटिव दूसरे देश में जो प्रतिनिधित्व करता है हमारे देश का, उसको बोलते हैं हम एमिसरी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए, आज का एडिटोरियल है मिटिगेटिंग अ क्राइसिस। तो मिटिगेटिंग जो शब्द है इसका मतलब जान लो पहले। मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, कम करना। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। तो संकट को कम करना, जो प्रॉब्लम है, जो कष्ट है, उसको कम करना, ये है टाइटल इस एडिटोरियल का। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। इन अ वीक, एक सप्ताह के समय में, जब आप कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज देखते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज का मतलब है, देखो फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और प्रेपोजिशन से अगर वो स्टार्ट है तो वो कहलाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसको PP बोलते हैं शॉर्ट में। इसे आप एडवर्ब कह सकते हैं। तो ये इन अ वीक जो है वो एक एडवर्ब है। तो एक सप्ताह में हेड्स ऑफ स्टेट, स्टेट यहां पे सरकार के लिए है। स्टेट का राज्य भी होता है, स्टेट का गवर्नमेंट भी होता है। तो सरकार के जो मुखिया हैं, जो हेड्स हैं, कहां से? फ्रॉम एटलीस्ट 120 कंट्रीज, कम से कम 120 देशों से। आर एक्सपेक्टेड, ये आर एक्सपेक्टेड है वो इसकी वर्ब है। इनकी संभावना है टू कन्वीन, इकट्ठा होने की। ये जो कन्वीन शब्द है इसका मतलब है कलेक्ट या गैदर। इनके इकट्ठा होने की संभावना है। तो जब आप मीटिंग के लिए एक साथ आते हैं, व्हेन यू कम टुगेदर फॉर अ मीटिंग, तो वो जो प्रोसेस है उसे कन्वीन कहा जाएगा। ठीक है, तो इनकी संभावना है इकट्ठा होने की। कहां पे? ग्लासगो में। ग्लासगो एक सिटी है स्कॉटलैंड की। किस लिए? 26th मीटिंग के लिए। और मीटिंग किसकी है? COP की। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है, पार्टीज है ना। तो ये एक फुल फॉर्म दे रखी है इसकी। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के लिए COP यूज किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की ये COP जो बैठक है, कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए। तो इस पूरे सेंटेंस में हेड सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब आर एक्सपेक्टेड है। टू कन्वीन यहाँ पे इन्फिनिटिव है, टू के साथ V0 इन्फिनिटिव कहलाता है। कन्वीन का मतलब कलेक्ट या गैदर है। ठीक है, वैसे देखें तो ये एडवर्ब हो गया।
हैड्स यहाँ पे नाउन है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। अदर देन नाउन और प्रोनाउन वी डू नॉट हैव एनी अदर पॉसिबिलिटी, हमारे पास और कोई संभावना नहीं होती है कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाने की। तो हेड्स यहाँ पे नाउन है और ऑफ प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन होता तो ये नाउन है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, फिर इसके बाद में फिर से आपको ऑब्जेक्ट चाहिएगा तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बीच में क्या रह गया, ये एक और प्रेपोजिशन लग गया। एटलीस्ट वैसे एक फ्रेज होती है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। 120 है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्या बताने वाले शब्द सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, आर एक्सपेक्टेड, आर हेल्पिंग वर्ब है, एक्सपेक्टेड मैन वर्ब है, आर एक्सपेक्टेड कर दिया तो ये पैसिव वॉइस हो गया। इससे आगे चलेंगे तो टू का बताया इन्फिनिटिव है, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर प्रेपोजिशन है, इसके बाद में मीटिंग इसका ऑब्जेक्ट है। 26 ये ऑर्डिनल नंबर है। ठीक है, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे होते हैं ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ये आपका दे लग रहा है डिटरमिनर है, फॉर प्रेपोजिशन हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके बाद में ये कॉन्फ्रेंस जो है, मतलब ये पूरा COP जो है नाउन है और ये पूरा एक कंपाउंड नाउन कहलाएगा। दो से अधिक नाउन, एक से अधिक जितनी भी नाउन्स का समूह होता है उससे आप कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। द एनुअल 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज, एनुअल वार्षिक जो हर वर्ष घटित होती है उसको एनुअल कहा जाता है। 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज, अब ये 2 वीक्स क्यों नहीं किया, वैसे 2 है तो इसका मतलब वीक्स आना चाहिए, लेकिन ये वीक्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक्सरसाइज से पहले ये वीक दे रखा है, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो ये कहलाएगा नाउन मॉडिफायर। और नाउन मॉडिफायर जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। नाउन मॉडिफायर किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। लॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और वीक भी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। 2 है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है और कार्डिनल नंबर है। तो जो वार्षिक रूप से होने वाली 2 सप्ताह का जो एक्सरसाइज होती है भाई, ये हर साल होती है और ये 2 सप्ताह तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, कौन सी COP की बात कर रहा है, उस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो डिसरप्ट हुई। डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब होना, मतलब बीच में इसके रुकावट आ गई। तो ये डिस्टर्ब हुई पिछले साल। ठीक है, किस कारण से, कोविड-19 के कारण। तो एक्सरसाइज सब्जेक्ट है, वॉज डिसरप्टेड, इसकी वर्ब आ गई, लास्ट ईयर एडवर्ब आ गया, टाइम बता रहा है, ड्यू टू कोविड-19 के कारण। द ईयर 2020 वॉज टू हैव बीन एन इंपॉर्टेंट ईयर। अब आप ये मत समझना कि यहाँ पे पास्ट है और ये देखो ये प्रेजेंट है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है इसमें। जब भी आप इज टू एम टू आर टू या वॉज टू वर टू लगाते हैं, इसका मतलब आपके इंटेंशन दर्शाता है कि ऐसा होना था। तो वॉज टू मतलब होना था, अब टू लग गया तो टू के साथ में तो V0 लगेगा, बेस्ट फॉर्म, इस कारण से हैव लगा हुआ है। और हैव लग गया तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म इसलिए बीन लगा हुआ है। तो ये जो 2020 वाला वर्ष था ये होना था क्या, वॉज टू हैव बीन एन इंपॉर्टेंट ईयर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होना था इन द COP कैलेंडर। किसमें, ये जो कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, इसका एक कैलेंडर निर्धारित है कि हर साल एक निश्चित समय पर होती है। तो इस कैलेंडर में एज मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज, कारण क्या है, एज यहाँ पे कंजंक्शन है, इसका मतलब है बिकॉज, क्योंकि। तो कारण क्या है इसका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजर इकोनॉमीज, मोस्ट का मतलब यहां पे है अधिकांश। ये मोस्ट वाली कहानी याद रखो, मोस्ट अगर ऑलमोस्ट का अर्थ देता हो तो इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अगर मोस्ट का मतलब वेरी है तो हम मोस्ट से पहले ए लगाते हैं, और अगर मोस्ट डिग्री सुपरलेटिव के रूप में दे रखा है तो इससे पहले हम दे लगाते हैं। ध्यान से समझना, अगर इसका मतलब ऑलमोस्ट है, अधिकांश है, तो हमें कोई प्रेपोजिशन, कोई भी आर्टिकल इससे पहले नहीं लगाना है। अगर इसका मतलब है वेरी तो इस कंडीशन में इससे पहले ए लगेगा। अगर डिग्री सुपरलेटिव है ये तो फिर आपको दे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकांश है क्योंकि इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं, डिटरमिनर नहीं है। एज यहाँ कंजंक्शन हो गया, बिकॉज कंजंक्शन 2 क्लोज को जोड़ता है तो ये नया क्लोज स्टार्ट हो गया। क्योंकि जो अधिकांश मुख्य अर्थव्यवस्थाएं हैं वर एक्सपेक्टेड, उनसे एक्सपेक्ट किया गया, तो ये मोस्ट के लिए आ रखा है। टू रिव्यू, क्या एक्सपेक्ट किया गया कि वो रिव्यू करें, फिर से मूल्यांकन करें। रिव्यू के अंदर री और व्यू 2 चीज जुड़े हुए हैं। व्यू का मतलब देखें, री का मतलब पुनः, पुनः देखें। द एक्शंस अंडरटेकन सो फार, उन कार्यों को जो अभी तक किए गए हैं। अंडरटेक करने का मतलब कोई भी आपने कार्य किया है उसके लिए अंडरटेक यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी कार्य अब तक किया गया है उसको रिव्यू करें। इन मीटिंग, मीटिंग में वॉलंटरी टारगेट्स, सॉरी इन मीटिंग। अब ये इन मीटिंग जो है, मीटिंग का मतलब फुलफिल करना है, इसका मतलब है फुलफिल करना। किस लिए, पूरा करने के लिए। क्या, वॉलंटरी टारगेट्स, वो लक्ष्य जो आपने स्वयं की इच्छा से निर्धारित किए थे। वॉलंटरी मतलब विलिंगली, अपने खुद की इच्छा से, ऑफ वंस ओन विल। टारगेट्स का मतलब लक्ष्य,
टू रिड्यूस, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, कम करने का, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को, एमिशंस का मतलब उत्सर्जन, इन लाइन विद, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 का, उसके अनुसार। फिर समझिएगा, तो जो 2020 वाला वर्ष था, इसको मतलब होना था बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष, किसमें, सीओपी कैलेंडर में। कारण क्या था, क्योंकि अधिकांश जो मुख्य अर्थव्यवस्थाएं थी उनसे ये आशा की गई थी कि वो अपने जो एक्शंस अंडरटेक उन्होंने किए थे अभी तक, उन सभी को वापस से रिव्यू करेंगे। किस लिए, ताकि जो टारगेट्स उन्होंने निर्धारित किए थे अपनी इच्छा से, उनको वो पूरा कर सके। टारगेट क्या थे, टारगेट थे ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम करना, किसके अकॉर्डिंग, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 का, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझने लायक बात थी। इन लाइन विद एक फ्रेज है और इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू। द ईयर 2020 सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज। मोस्ट यहां पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वर एक्सपेक्टेड। सो फार का मतलब होता है अंटिल नाउ, अब तक। एडवर्बियल है, अंटिल नाउ। ठीक, आगे देखें। वॉलंटरी का बताई दिया मैंने आपको, ऑफ वंस ओन विल, स्वयं की इच्छा से, बिना किसी की बाध्यता के। टारगेट्स यहां पे नाउन है, वॉलंटरी यहां पे एडजेक्टिव है। हाउएवर, हालांकि, अब हाउएवर है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, विरोधाभासी बातें करता है, तो जो बातें हमने अभी तक की है उससे बिल्कुल विपरीत बातें करेगा। तो हालांकि द डिस्ट्रप्शन हैज मेंट, ये जो व्यवधान पैदा हुआ, ये जो डिस्टर्बेंस आया, इसका मतलब ये है, हैज मेंट, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, दैट कंजंक्शन है कि दीज डिस्कशंस, दीज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि चार चीजें, ये ध्यान रखें, दिस, दैट, दीज, दोज, इन्हें आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। लेकिन एडजेक्टिव तब होंगे जब इसके बाद में नाउन होगा, और ये प्रोनाउन तब होंगे जब इसके बाद में नाउन नहीं होगा। अगर इसके बाद में नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, अगर इसका नाउन नहीं है तो ये प्रोनाउन है। तो हालांकि ये जो डिसरप्शन है, ये जो व्यवधान पैदा हुआ है, इसका अर्थ ये है दैट दीज डिस्कशंस विल नाउ मूव टू ग्लासगो, कि ये जो डिस्कशन होने वाले थे पहले, लेकिन अभी कोविड के कारण नहीं हुए, तो डिस्कशन कहाँ होंगे, अब ये डिस्कशन मूव करेंगे ग्लासगो, मतलब यहाँ पे जो मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर ये डिस्कशन होगा। तो द डिसरप्शन में दैट डिटर्मिनर है, डिसरप्शन नाउन है, हैज मेंट इसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, हैज हेल्पिंग वर्ब, मेंट मैन वर्ब, दैट कंजंक्शन, कंजंक्शन है तो नया क्लोज, दिस डिस्कशन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन रहा है, डिस्कशंस नाउन है जिसके अंदर दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, विल नाउ मूव, नाउ जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, विल हेल्पिंग वर्ब है, मूव मैन वर्ब है, टू ग्लासगो डेस्टिनेशन या फिर कोई डायरेक्शन की जो प्रिपरेशन होती है उसकी प्रिपरेशन टू होती है, तो डायरेक्शन को बता रहा है, टू ग्लासगो, टू यहाँ प्रिपरेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट और नाउन है। फॉलोइंग द एग्जिट, फॉलोइंग अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए, क्या चीज, द एग्जिट, तो एग्जिट जो हुआ था, एग्जिट समझते हो, बाहर निकलने की प्रोसेस, विड्रॉल, किसके द्वारा, भूतपूर्व यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कई बार हम लोग ये समझते हैं कि फॉर्मर से पहले द कैसे नहीं आया, तो देखो फॉर्मर के पहले द तभी आएगा जब सीक्वेंस में दो में से पहले की बात करोगे, जैसे ए और बी, ये सीक्वेंस है, ये दो व्यक्ति वस्तु कुछ ही मान लीजिए, इनमें से जो पहले होगा सीक्वेंस में उसके लिए द फॉर्मर आएगा। भूतपूर्व के अर्थ में फॉर्मर से पहले द नहीं लगाना है, ये भूतपूर्व के अर्थ में है, द नहीं आएगा। फॉलोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अनुसरण करते हुए, किस चीज का, एग्जिट का, किसके द्वारा एग्जिट हुआ, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कहां से, फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट, ये जो पेरिस समझौता हुआ था उससे डोनाल्ड ट्रंप जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे यूएस के, उन्होंने एग्जिट किया, उसको फॉलो करते हुए या फिर उसके बाद में द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन प्रशासन, इज मेकिंग, वो कर रहा है, अ कॉन्सर्टेड एफर्ट, कॉन्सर्टेड का मतलब नोट करिए, कंबाइंड कह सकते हो, जॉइंट कह सकते हो, संयुक्त, तो संयुक्त प्रयास कर रहा है, किसके, टू कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट, किसी की याद में कोई चीज को मनाना, कोई इवेंट को सेलिब्रेट करना, उसे कहते हैं कमेमोरेट। तो इनका एक संयुक्त प्रयास है सेलिब्रेट करने का, क्या, कंट्रीज रिटर्न, कि देश वापसी करे, कहां पे, इस पेरिस एग्रीमेंट में। रिपीट कर रहा हूं, तो जो भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो रहे हैं, उनका जो एग्जिट हुआ उसके बाद में बाइडेन प्रशासन कोशिश कर रहा है, संयुक्त प्रयास कर रहा है कि वो अपने देश का रिटर्न करवा सके, इसको सेलिब्रेट कर सके, मींस इस पेरिस एग्रीमेंट में फिर से ये एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। टू दिस एंड,
एंड का मतलब अंत भी होता है, एंड का मतलब कोई उद्देश्य होता है, आपका स्वार्थ होता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, टू दिस एंड इट हैज सेंट, इट यहां पे आ रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोनाउन, हैज सेंट हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, एमिसरीज इसकी ऑब्जेक्ट, एमिसरी का मतलब होता है डिप्लोमेट, बताया था मैंने अभी आपको, दूत, एम्बेसडर। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाइडेन प्रशासन ने राजनयिक भेजे हैं एंड मल्टीपल डेलीगेशंस, और अनेकों प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। डेलीगेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। मल्टीपल का मतलब अनेकों। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसने दूत भेजे हैं, एम्बेसडर भेजे हैं और अनेकों डेलीगेशंस भेजे हैं। कहां पर? अनेकों देशों में। सेवरल डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन प्लूरल आएगा तो कंट्रीज। टू कॉक्स, कॉक्स का मतलब होता है परस्यूएड, मनाने के लिए, मनाना। किसको मनाने के लिए? टू कॉक्स किस लिए मनाने के लिए? टू कॉक्स देम, उनको मनाने के लिए, इनटू कमिटिंग टू सम सॉर्ट ऑफ ए डेडलाइन, कि वो किसी तरह की, सॉर्ट मतलब प्रकार, काइंड, किसी प्रकार की डेडलाइन को कमिट करें, मतलब एक वादा करें कि हाँ इस डेडलाइन तक, इस समय सीमा तक हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। और अ नेट जीरो टाइमलाइन। नेट जीरो क्या होता है? नेट जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी को दर्शाता है। मैन मेड जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसको अब रोक देना, उसे कहा जाएगा नेट जीरो एमिशन, ठीक है। या फिर नेट जीरो टाइमलाइन को कमिट करें। बाई व्हेन, कब तक? बाई जो है वो आता है टाइम बताने के लिए भी, टिल के अर्थ में भी आता है जब ये टाइम से पहले लगता है। तो बाई व्हेन देयर एमिशन वुड पीक, कि कब तक उनका एमिशन जो है, उनके द्वारा किया गया उत्सर्जन जो है वो सर्वोच्च होगा। पीक आने का मतलब है कि उससे ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे आने की ही संभावना है, ठीक है। एंड इवेंचुअली अबेट, अबेट का मतलब होता है डिमिनिश या रिड्यूस, इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, और अंततः कब ये रिड्यूस होगा, कब ये कम होगा। रिपीट कर रहा हूं, टू दिस एंड, इसकी पूर्ति करने के लिए इसने एमिसरीज भेजे हैं, इसने राजनयिक भेजे हैं और मल्टीपल डेलीगेशंस भेजे हैं। कहाँ पे? अनेकों देशों में। किस लिए? कि उनको परसुएड कर सके, किस चीज़ के परसुएड करना है? कमिट करने के लिए। कमिट क्या करना है? किसी प्रकार की डेडलाइन, ठीक है, या फिर नेट जीरो टाइमलाइन, कि आप ये बताएं भाई, यहाँ पे इसने राजनयिक भेजे हैं अनेकों देशों में ये पूछने के लिए कि भाई आप एक बताओ कि भाई आप नेट जीरो जो एक कमिटमेंट आपने किया था पेरिस अग्रीमेंट के तहत, वो आप कब तक प्राप्त कर लेंगे, कब आपका जो एमिशन है वो पीक पर होगा और फिर ये अंततः कब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर इट सब्जेक्ट था, हैड सेंट इसकी वर्ब थी, एमिसरीज इसका ऑब्जेक्ट था, सेवरल डिटर्मिनर है, उसके बाद में नाउन प्लूरल आता है, टू कॉक्स है वो आपका इन्फिनिटिव है, कॉक्स का मतलब परसुएड करना है, कमिट के साथ में टू का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, प्रतिबद्धता जाहिर करना या फिर वादा पूरा करना। देयर एमिशन सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है वुड, पीक है। वुड इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये एक इमेजिनेशन है, भविष्य की आप कल्पना करते हो तो उसके लिए वुड का प्रयोग करते हैं विल के स्थान पे। इवेंचुअली एडवर्ब है और अबेट वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होता है, ठीक है। आगे बढ़े। टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, लिमिट का मतलब रोक देना, ठीक है, लिमिट का मतलब है बाउंड्री तय कर देना, रोक देना, सरकमस्क्राइब करना ग्लोबल वार्मिंग को। कहां तक? 1.5 डिग्री सेल्सियस, लिमिट के साथ टू लगता है, यहां तक लिमिट करना, कन्फाइन करना। लिमिट की एक सिनोनिम नोट कर लीजिए, कन्फाइन, इसके साथ भी टू लगेगा। सरकमस्क्राइब, उसमें भी टू लगेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक देना। नेट जीरो एमिशन, मतलब ऐसा करने के लिए, ये टू लिमिट ये एक उद्देश्य हो गया, इन्फिनिटिव जो होता है वो एक पर्पस बताता है आपको। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग को रोकने के लिए नेट जीरो एमिशंस, जो नेट जीरो एमिशन ने समझाया कि मैन मेड जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसको रोक देना, उसको बोलेंगे नेट जीरो एमिशन। वुड हैव टू बी अचीव्ड, इनको अचीव करना पड़ेगा। विल हैव टू, शैल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, चूंकि फ्यूचर की कल्पना कर रहा है तो वुड हैव टू यूज किया। बी अचीव्ड, ये प्राप्त करना पड़ेगा बाई 2050, 2050 तक। ये बाई का मतलब यहां पे क्या है? टिल। एंड एमिशंस वुड नीड टू बी ड्रेस्टिकली कट, और एमिशंस की आवश्यकता पड़ेगी कि इनमें बहुत ज्यादा कटौती की जाए। ड्रेस्टिकली का मतलब यहां पे है सब्सटेंशियली, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है तो इसलिए बी के साथ थर्ड फॉर्म आनी है इसको, ये पैसिव वॉइस है। तो इनको आवश्यकता पड़ेगी कटौती करने की एटलीस्ट 45%, कम से कम 45%। 45% काउंट कहां से करेगा? ये 2010 के लेवल से, और कब तक करना है इतना? 2030 तक, ठीक।
यहां तक समझिए फिर से। तो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने के लिए नेट जीरो एमिशंस हैं उनको अचीव करना पड़ेगा 2050 तक। और एमिशंस जो हैं उनकी आवश्यकता है कि उनको बहुत ज़्यादा कटौती की जाए। और कहाँ तक? कम से कम 45% तक। 45% कहाँ से काउंट करना है? 2010 के लेवल से। टारगेट कब पूरा करना है, कब तक पूरा करना है? 2030 तक। ठीक। नेट जीरो एमिशन सब्जेक्ट, उसकी वर्ब वुड हैव टू बी अचीव्ड। पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म। एमिशन सब्जेक्ट, वुड नीड सब्जेक्ट है। इसके अलावा कुछ इसमें कुछ है नहीं। आगे देखिए, इंडिया एंड चाइना आर द मेजर एमिटर्स। एमिशन का मतलब उत्सर्जन है, एमिटर का मतलब उत्सर्जन करने वाले हैं। ठीक है। भारत और चाइना जो हैं वो मुख्य उत्सर्जक हैं विश्व के। वर्ल्ड, विश्व दे लगता है हमेशा। दैट हैवंट कमिटेड टू, दैट यहां पे आ रहा है। दैट यहां पे किसके लिए आ रहा है? इंडिया और चाइना के लिए। ठीक है। भारत और चाइना जो है वो मुख्य एमिटर्स हैं वर्ल्ड के, जिन्होंने हैवंट कमिटेड टू, ये दोनों देश जो हैं वो कमिट नहीं हुए हैं, प्रतिबद्धता उन्होंने नहीं दर्शाई है एनी 2050 डेडलाइन। कहां तक? किसी भी 2050 की डेडलाइन तक। ठीक है। कि भी 2050 में कोई डेट दे रखी हो कि भी इस समय तक हम लोग नेट जीरो तक पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई कमिटमेंट इन्होंने नहीं किया है। ठीक। कमिटेड का 2 लगा हुआ है, 2 का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डेडलाइन है। एंड डिटरमिनर है 2050 यहाँ पे दे रखा है, ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। आगे देखिए फिर से, ये इंडिया एंड चाइना सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब है वो आर है। द मेजर एमिटर्स में मेजर यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, एमिटर्स नाउन होगा, द डिटरमिनर है। ऑफ प्रिपरेशन है, उसका ऑब्जेक्ट वर्ड है, वर्ड से पहले द लग रखा है, इसका मतलब ये आपका हो गया क्या? डिटरमिनर। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। हैवंट दे रखा है, अगर आप ये सोचें कि वर्ड के लिए हैवंट दे रखा है तो फिर तो हैजेंट आना चाहिए था, वर्ड सिंगुलर है, लेकिन ये इंडिया और चाइना के लिए है, इस कारण से हैवंट है। कमिटेड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैवंट है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैव और नॉट का। नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, ध्यान रखिएगा। टू प्रिपरेशन है, फिर डेडलाइन इसका ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन होगा। देयर आर्ग्यूमेंट, देयर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है इंडिया और चाइना के लिए। आर्ग्यूमेंट का मतलब तर्क, तो भारत और चाइना का जो तर्क है। अब सीधा इसको छोड़ दें एक बार, तो सीधा आप जोड़ दीजिए इसको यहां से। उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि द क्लाइमेट क्राइसिस एग्जिस्ट, कि जलवायु संकट जो है वो एग्जिस्ट करता है। किस कारण से? बिकॉज ऑफ। एक चीज याद रखना, बिकॉज कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है। बिकॉज एक कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ प्रेपरेशन है। बिकॉज ऑफ के बाद में नाउन लगेगा या प्रोनाउन लगेगा, क्योंकि प्रेपरेशन ऑब्जेक्ट लेता है। बिकॉज कंजंक्शन है तो आगे एक नया क्लोज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि वर्तमान में जो ये क्लाइमेट संकट बना हुआ है ये किस कारण से है? एक्सेस एमिशन के कारण। बहुत ज्यादा जो उत्सर्जन होता है, किसके द्वारा? डेवलप्ड वेस्ट के द्वारा। जो पश्चिमी देश, विकसित देश हैं, उनके द्वारा जो उत्सर्जन है उनके कारण। और ये उत्सर्जन कब से चल रहा है? 1 सदी से अधिक समय हो गया है, 100 सालों से अधिक समय हो गया है, तब से चल रहा है। बीच में कहा विच हैज बीन कंसिस्टेंट फॉर, विच हैज बीन, विच यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के लिए है। ये ऐसा तर्क है जो कि कंसिस्टेंट रहा है। कंसिस्टेंट का मतलब रेगुलर रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया, अनचेंजिंग रहा है, कांस्टेंट रहा है फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से। ठीक है। तो उनका तर्क, किनका तर्क? इंडिया और चाइना का। देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन लगता है तो आर्ग्यूमेंट नाउन है। उनका जो तर्क है वो कंसिस्टेंट रहा है बहुत सालों से। वो तर्क ये रहा है कि क्लाइमेट क्राइसिस किस कारण से है? एक्सेस एमिशन के कारण, बहुत ज्यादा उत्सर्जन के कारण। ये उत्सर्जन करता कौन है? डेवलप्ड वेस्ट करता है, वो पश्चिमी देश जो विकसित देश हैं उनके द्वारा किया जाता है। और 1 सदी से अधिक समय ऐसा करते हुए इनको हो गया है। एनी अटेम्प्ट एट सॉल्विंग, याद रखिए अटेम्प्ट के बाद अगर आपको प्रिपरेशन लगाना हो, अटेम्प्ट किस चीज का प्रयास है, तो उसके लिए एट लगता है। ठीक है। कोई भी प्रयास, एनी डिटरमिनर है, अटेम्प्ट यहाँ पे नाउन है। कोई भी प्रयास, किस चीज का प्रयास? क्राइसिस को सॉल्व करने का। क्राइसिस से पहले दे लग गया, पता लग गया कि क्राइसिस कौन सा है, क्लाइमेट संकट की बात कर रहा है, तो ये डेफिनेट हो गया। इसे एनाफोरिक यूज ऑफ द कहा जाता है। जब किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन प्रायर दे रखा है, पहले दे रखा है, देन इट मीन्स वहां पे एनाफोरिक रेफरेंस है। वहां पे पहले से बता दिया किसी चीज, उसको एनाफोरिक बोलते हैं। बाद में बताए उसको कैटाफोरिक बोलते हैं। और किसी नाउन विशेष से ही सूचना मिले तो उसे होमोफोरिक बोलते हैं। ये 2-3 चीजें हैं, कभी आर्टिकल पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे डिटेल में। कोई भी प्रयास किस चीज का? सॉल्व करने का। किस चीज को? क्राइसिस को। उस प्रयास में शामिल होगा, वुड इन्वॉल्व, ये प्रयास शामिल करेगा किस चीज को? द वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों को। डूइंग मच मोर देन, किस लिए? कि पश्चिमी देश अधिक करें, किससे?
व्हाट दे हैव कमिटेड टू, जितना भी उन्होंने कमिट किया है उससे ज्यादा करे, एंड कंजंक्शन हो गया, एट द वेरी लीस्ट और कम से कम, मेकिंग गुड ऑन प्रोमिसेस, ये हो गया प्रॉमिस पूरा करना, गुड ऑन समथिंग मतलब पूरा करना, फुलफिल करना, ऑलरेडी एनश्राइन, एनश्राइन का प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, वो चीजें वो प्रॉमिस पूरे करें जो प्रॉमिस पहले से ही कंटेन किए गए थे, जो प्रॉमिस पहले से रखे गए थे। प्रीवियस एडिशंस ऑफ सीओपी, जो सीओपी कॉन्फ्रेंस हुई थी, पिछले जो संस्करण इसके थे, पिछले जो सत्र इसके थे, उनमें जो प्रोमिसेस किए गए थे उनको रिपीट कर रहा हूं। एनी अटेम्प्ट, इसकी वर्ब वुड इन्वॉल्व है, कोई भी प्रयास किसका, क्राइसिस को सॉल्व करने का, उसमें क्या होगा, पश्चिमी देश, उसमें शामिल ये चीज होगी कि पश्चिमी देश जितना उन्होंने वादा किया है उससे अधिक वो काम करें। दूसरा, कम से कम वो प्रोमिसेस पूरे करें जो प्रोमिसेस सीओपी के पिछले एडिशंस में किए गए थे। ठीक है, अब यहां पे दे सब्जेक्ट था, दे यहां पे पश्चिमी देशों के लिए है, इसकी वर्ब हैव कमिटेड है, कमिटेड का टू लगेगा, बताया था मैंने, तो टू लग रखा है। ठीक है, एट द वेरी लिस्ट एक फ्रेज हो गई कम से कम, मेकिंग गुड ऑन प्रोमिसेस, अब ये मेकिंग गुड ऑन प्रोमिसेस, मेक गुड ऑन जो है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है फुलफिल करना, ऑलरेडी है वो एडवर्ब है, एनश्राइंड है ये आपका एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ये वो प्रोमिसेस हैं जो एनश्राइन किए गए, और ये पोस्ट एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि नाउन के बाद में दे रखा है। ठीक है, एज ईयर्स ऑफ सीओपी नेगोशिएशंस हैव शोन, जैसा कि सीओपी की जो चर्चाएं हैं, नेगोशिएशन का मतलब कंसिडरेशन है, डिस्कशन है, तो जो भी सीओपी के अंदर तय हुआ, सीओपी में जो डिस्कशन हुआ, उसके जो वर्ष बीते हैं, जो भी पिछले वर्षों में सीओपी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनके जो वर्ष हैं, उन वर्षों ने दिखाया है, हैव शोन, शो की थर्ड फॉर्म है ये, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। तो जैसा कि सीओपी नेगोशिएशन के ईयर्स ने दिखाया है, क्या प्रोग्रेस इज ग्लेशियल, की जो प्रगति हुई है वो काफी स्लो है, ग्लेशियल एडजेक्टिव है, इसका मतलब वेरी स्लो। इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, प्रोग्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो गया, आपके लिंकिंग वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब अगर आती है तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है, आगे फिर क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। ग्लेशियर एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स का एंड जनरली एल से होता है वो एडजेक्टिव ही होते हैं, जैसे नेशनल है, कम्युनल है, ऐसे ग्लेशियल है। तो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो है, एंड द एफर्ट इज मोर, और प्रयास किस चीज का है, प्रयास है डिलीवर करने का, ए हेडलाइन अनाउंसमेंट, प्रयास किस चीज का है कि हम डिलीवर करें, क्या चीज, हेडलाइन अनाउंसमेंट। हेडलाइन अनाउंसमेंट का मतलब ऐसी घोषणा कर दी जाए कोई भी कॉन्फ्रेंस हो कि जो समाचारों की सुर्खियां बन जाए, जो समाचार पत्र की सुर्खियां बन जाए, बस वो चीजों का प्रयास रहता है, किसकी बजाय, जेन्युइन ऑपरेशनलाइजेशन का। जेन्युइन का मतलब वास्तविक है, रियल है, ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑपरेट करने का प्रोसेस, ऑफ द स्टेप्स को ऑपरेशनलाइजेशन का, दैट नीड टू बी टेकन, वो स्टेप्स जो कि लिए जाने चाहिए, जिनकी आवश्यकता है लिए जाने की। रिपीट कर रहा हूं, समझना। कह रहा है कि जैसा कि सीओपी नेगोशिएशन के वर्षों ने दिखाया है कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, एफर्ट इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस में यह होता है कि कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जाए जो अनाउंसमेंट हेडलाइन बन जाए, किसकी बजाय, वास्तव में कोई ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे, कैसे इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करेंगे, वो नहीं किया जाता, बस घोषणाएं होती हैं, और घोषणाएं इसलिए ताकि वो अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं। ठीक है, अब ये स्टेप्स जो हैं उनको ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है, ये वो स्टेप्स हैं जिनको जरूरत है लिए जाने की। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन स्टेप्स के लिए है, इसकी वर्ब फिर नीड है, टू बी टेकन है वो पैसिव है, द एफर्ट की वर्ब इज है, प्रोग्रेस की वर्ब इज है, ग्लेशियल एडजेक्टिव है, वेरी स्लो इसका मतलब है। इन रियल टर्म्स, वास्तविक अगर अर्थ में देखें, वास्तविक टर्म्स में देखें, फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, जो विकसित राष्ट्र हैं उनके लिए, कंप्लाइंग विद, कंप्लाई का मतलब होता है ओबे करना। ठीक है, अच्छा, कंप्लाई के साथ में विद लगता है, ये विद लगा हुआ है। तो रियल टर्म्स में अगर देखें तो फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित राष्ट्रों के लिए, कंप्लाइंग विद द डिमांड, डिमांड को कंप्लाई करना, बाय डेवलपिंग कंट्रीज, किसके द्वारा डिमांड पूरी किया जाना, विकासशील देशों के द्वारा, टू पे रिपरेशन, और डिमांड क्या है, डिमांड है कि वो भुगतान करें, पे रिपरेशन, रिपरेशन का मतलब मुआवजा बताया था, कंपनसेशन अमाउंट बताया था कि वो भरपाई करें, पैसा दें जो भी नुकसान उन्होंने किया है। मींस इसका मतलब ये होगा शेलिंग आउट सम्स ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब एक धनराशि, और शेल आउट का मतलब पे करना, कि वो एक धनराशि पे करें, और ये वो धनराशि होगी जो अनलाइकली, जिसकी संभावना नहीं है, टू पास डोमेस्टिक पॉलिटिकल मस्टर, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, पॉलिटिकल राजनीतिक, मस्टर का मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी समूह,
कि किसी भी देश का राजनीतिक जो समूह है वो इस प्रकार की चीजों के लिए सहमति नहीं देता है कि वो पैसा आप दे दो। समझ रहे हो? इन रियल टर्म्स, वास्तविक अर्थ में, इन प्रिपरेशन है, टर्म्स ऑफ इसका नाउन है, रियल एडजेक्टिव है, तो वास्तविक अर्थों में फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के लिए, फॉर प्रिपोजिशन है, कंट्रीज नाउन है, डेवलप्ड एडजेक्टिव है। कंप्लाइंग विद द डिमांड बाय डेवलपिंग कंट्रीज, ये कंप्लाइंग जो है वो जेरेंड भी है, क्योंकि जब किसी आईएनजी फॉर्म को मैं रेड कलर में अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका मतलब वो सब्जेक्ट है, और जब कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो इसका मतलब मान के चलें कि वो जेरेंड है। और जेरेंड जब क्रिया सब्जेक्ट होता है तो वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होती है। खैर यहां तो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा और देख लेते हैं, अदरवाइज आपको हमेशा इन्फिनेटिव और जेरेंड के साथ में वर्ब सिंगुलर लगानी होती है। तो कंप्लाइंग विद द डिमांड, कंप्लाई के साथ विद लगता है, ये भी ध्यान रखना। तो वास्तविक अर्थों में जो विकसित राष्ट्र हैं उनके लिए डिमांड को पूरा करना, डिमांड का जो भी डिमांड की गई है उनको पूरा करना, किसके द्वारा? डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। क्या डिमांड की गई है? कि वो भुगतान करें, नुकसान की भरपाई करें। इसका मतलब ये होगा कि पैसा दें। और ये जो चीज़ है ना, ये असंभव सी रहती है, इसकी संभावना नहीं रहती है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल मस्टर है उसकी सहमति नहीं देता है। एंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और ये तो हो गया विकसित राष्ट्रों के लिए। अब बात कर रहे हैं विकासशील राष्ट्रों की, जैसे भारत है वो डेवलपिंग कंट्री है। अब बात करें डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, यील्डिंग टू कॉल्स। यील्ड का मतलब सीड करना है, कंसीड करना है, घुटने टेकना है, आत्मसमर्पण करना है, सबमिट करना है, कैपिचुलेट करना है, सरेंडर करना है। तो कह रहा है एंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्रों के लिए, यील्डिंग टू। अब देखो फिर से ये आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन रही है, इसका मतलब ये क्या है? ये आपका जेरेंड है, सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। विकासशील राष्ट्रों के लिए कॉल फॉर, कॉल्स का मतलब डिमांड है, तो जो डिमांड उठ रही है नेट जीरो की, नेट जीरो की डिमांड है, इसका मतलब ये है, ये इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। तो नेट जीरो की डिमांड्स के प्रति, नेट जीरो की जो डिमांड है उसके सामने झुक जाना। जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों से डिमांड कर रहे हैं कि नेट जीरो की प्रतिबद्धता आपसे चाहिए, आप ये जो मैन मेड एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस वो बंद कर दीजिए। तो ये जो चीजें हैं इसके प्रति झुकना अगर है तो दैट गवर्नमेंट सच एज इंडिया की सरकारें, सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, भारत जैसी सरकारें हैं, विल अपीयर, ये इसकी वर्ब है, एज हैविंग केव्ड इन इंटरनेशनल बुलिंग। इसका ऐसा लगेगा, अपीयर मतलब प्रतीत होना, तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि भारत जो है हैव केव्ड इन, केव इन का मतलब क्या होता है? वही कंसीड या सरेंडर, कि भारत झुक गया है किसके सामने? इंटरनेशनल बुलिंग, अंतरराष्ट्रीय बुलिंग, दादागिरी, दादागिरी को बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय दादागिरी, अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने झुक गया है। तो कह रहे हैं और विकासशील राष्ट्रों के लिए अगर नेट जीरो के जो डिमांड की गई है उसके सामने अगर झुक जाए, है ना, अगर कोई विकासशील राष्ट्र हैं, अगर वो नेट जीरो के डिमांड जो है उसको पूरी करने लग जाए या उसके सामने झुक जाए, तो जो सरकारें हैं जैसे भारत सरकार है, उन जैसी सरकारें, ऐसा लगेगा देखने पर कि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के सामने झुक गए हैं, घुटने टेक दिए हैं, ऐसा प्रतीत होगा। द सीओपी डेस्पाइट, डेस्पाइट है ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बावजूद, इसके बाद में ऑफ कभी नहीं लगता है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगेगा, जबकि इन स्पाइट है उसके साथ में ऑफ लगेगा, ठीक है। तो सीओपी किसके बावजूद? डेस्पाइट ऑल द मीडिया इंटरेस्ट, सभी जितना भी मीडिया इंटरेस्ट है उसके बावजूद, मतलब मीडिया में ये बातें जो है सीओपी की काफ़ी चलती रहती हैं, क्लाइमेट संबंधी डिस्कशन चलते रहते हैं, तो सारे मीडिया इंटरेस्ट के बावजूद वो मीडिया इंटरेस्ट जो ये जनरेट मतलब उत्पन्न करना, इट यहाँ पे सीओपी के लिए है। तो सीओपी यहां से यहां तक की बात इसी के बारे में है कि सीओपी एक्चुअल में मीडिया इंटरेस्ट क्रिएट करता है, जनरेट करता है इन सब के बावजूद। अब फिर से आ जाओ, सीओपी कैन एट बेस्ट इंसेंटिवाइज एडेप्टेशन, इंसेंटिवाइज का मतलब एनकरेज करना है, स्पर करना है, प्रेरित करना है, एट बेस्ट मतलब अधिक से अधिक ये कर सकता है, तो सीओपी अधिक से अधिक प्रेरित कर सकता है किस चीज के लिए? एडेप्टेशन के लिए, एडेप्टेशन मतलब अपनाने के लिए, मतलब अनुकूल बनाने के लिए, ठीक है। दैट एड्स अ ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, और कौन सा एडेप्टेशन? ये वो एडेप्टेशन है जो सहायता करता है किस चीज में? ट्रांजिशन में, कि ट्रांजिशन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होके कहां तक चले जाएं? क्लीन एनर्जी, एकदम वो ऊर्जा के स्रोत जो बिल्कुल क्लीन हो, जिनसे वातावरण वायुमंडल को नुकसान ना हो। रिपीट कर रहा हूं, तो इन सब के बावजूद कि मीडिया इंटरेस्ट बना के रखता है सीओपी जो कॉन्फ्रेंस है,
ये सीओपी, हालांकि मीडिया के अंदर इसकी चर्चा चलती रहती है, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक ये इतना ही कर सकता है कि एडेप्टेशन को इंसेंटिवाइज कर सकता है, एडेप्टेशन को प्रेरित कर सकता है, वो एडेप्टेशन जो कि सहायता करेगा ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन कहां तक कि फिलहाल का जो माहौल है उससे हम ट्रांजिट होकर, उससे हम चेंज होकर, ट्रांसफॉर्म होकर क्लीन एनर्जी तक चले जाएं। बट इवन विदाउट इमीडिएटली रिटायरिंग फॉसिल फ्यूल एसेट्स, रिटायर का मतलब लीव, छोड़ना है। फॉसिल फ्यूल का मतलब जीवाश्म ईंधन है, इसका मतलब आप कह सकते हो कोयला या ऑयल या प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, ये सब फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। एसेट्स का मतलब संपत्ति होती है। लेकिन इवन विदाउट, इवन यहां पे इंफेसाइज करने के लिए आ रहा है, जोड़ देने के लिए आ रहा है, तो इसके इवन विदाउट इमीडिएट रिटायरिंग फॉसिल फ्यूल एसेट्स। लेकिन फॉसिल फ्यूल जो इस एसेट्स हैं, ये हमारी देखो संपदा ही है, इसलिए एसेट्स का प्रयोग किया। तो फॉसिल फ्यूल एसेट्स को तुरंत रिटायर करने के बिना भी, ठीक है, मतलब इनको अभी छोड़ दें, तुरंत छोड़ दें, ऐसा करे बिना भी, द वर्ल्ड नीड्स टू फ्रेम, विश्व को जरूरत है किस चीज की? टू फ्रेम, बनाने की, अ मीनिंगफुल रेस्पॉन्स टू ए वार्मिंग ग्लोब, कि जो गर्म होता हुआ ग्लोब है, गर्म होता हुआ विश्व है ना, इसके प्रति एक ऐसा रेस्पॉन्स हो जो मीनिंगफुल हो, जो अर्थपूर्ण हो। ठीक है, ये नहीं चाह रहे कि आप तुरंत ही फॉसिल फ्यूल को रिटायर करें, फॉसिल फ्यूल एसेट्स को तुरंत ही छोड़ दें, लेकिन इसके बगैर भी आप एक काम कर सकते हो कि आप जो वार्मिंग ग्लोब है, ग्लोब नाउन है, वार्मिंग एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसके प्रति एक मीनिंगफुल रेस्पॉन्स आप फ्रेम करें। ठीक है।